तो फाइनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया में है ना, हर वेबसाइट, हर ऐप के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। वेब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हाँ बिल्कुल। परफॉर्मेंस तो सब कुछ है आजकल। एग्जैक्टली। और इसमें भी हम दो खास अप्रोचेस को एक्सप्लोर करेंगे। रियल यूज़र मॉनिटरिंग, जिसे RUM कहते हैं, और सिंथेटिक मॉनिटरिंग। राइट। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो मोजिला डेवलपर नेटवर्क यानी MDN का एक आर्टिकल है। MDN तो वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी जाना माना रिसोर्स है ही। जी, बहुत रिलायबल सोर्स है। तो आज का मिशन, हमारा मकसद ये है कि इन दोनों टेक्निक्स को ठीक से समझें, ये काम कैसे करती हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कब किसे इस्तेमाल करना बेहतर है। हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना जरूरी है। कोशिश यही रहेगी कि इस टेक्निकल सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझा जाए। तो शुरू करते हैं सिंथेटिक मॉनिटरिंग से। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आखिर? बिल्कुल। सिंथेटिक मॉनिटरिंग आसान शब्दों में एक तरीका है जिसमें हम वेबसाइट या वेब पेज की परफॉर्मेंस को एक बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोल्ड लैब जैसी एनवायरनमेंट में जांचते हैं। लैब जैसी एनवायरनमेंट मतलब जहां कंडीशंस पहले से तय की हुई हैं। इसमें ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स यानी छोटे कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज होते हैं। ये स्क्रिप्ट्स क्या करते हैं कि एक यूजर के पोटेंशियल पाथ को, मतलब जो यूजर कर सकता है साइट पे, उसको सिमुलेट करते हैं। अच्छा, जैसे कोई एग्जांपल? जैसे स्क्रिप्ट को बोल दिया, होम पेज पे जाओ, फिर प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करो, फिर ऐड टू कार्ट बटन क्लिक करो, ऐसा कुछ। ये सब एक स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, असली यूजर नहीं। ओके। इसकी कल्पना मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे कोई कार कंपनी अपनी नई गाड़ी को एकदम परफेक्ट खाली टेस्ट ट्रैक पे चलाकर चेक करती है। उसकी स्पीड, ब्रेकिंग, हैंडलिंग। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी है। वहां न ट्रैफिक, न गड्ढे, न अचानक मौसम बदलेगा, सब कुछ कंट्रोल्ड। सिंथेटिक मॉनिटरिंग वेब परफॉर्मेंस के लिए कुछ वैसा ही है ना? बिल्कुल वैसा ही। और इस कंट्रोल्ड होने का फायदा ये है कि एनवायरनमेंट को जितना हो सके कंसिस्टेंट रखा जाता है। कंसिस्टेंट कैसे? जैसे टेस्ट कहाँ से रन हो रहा है, मान लीजिए मुंबई से या लंदन से, ये ज्योग्राफी फिक्स कर दी। नेटवर्क स्पीड क्या सिमुलेट करनी है, फास्ट ब्रॉडबैंड या स्लो 3G, डिवाइस कौन सा होगा, डेस्कटॉप पे क्रोम या मोबाइल पे सफारी, ब्राउजर का कैश स्टेटस क्या होगा, बिल्कुल खाली या कुछ पहले से है। ये सब पैरामीटर्स हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। अच्छा। webpagetest.org जैसी सर्विसेज इसका काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है जो ऐसी टेस्टिंग ऑफर करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस से, इस टेस्ट से हमें मिलता क्या है? किस तरह का डेटा? इससे हमें अक्सर मिलते हैं वाटरफॉल चार्ट्स। ये चार्ट्स समझिए एक विजुअल लिस्ट जैसे होते हैं। पेज पे लोड होने वाली हर चीज, इमेजेस, स्क्रिप्ट फाइल्स, CSS, एड्स, एनालिटिक्स कोड, सबका लोड टाइम दिखाया जाता है एक के नीचे एक। ओके। इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि कौन सी चीज कितना टाइम ले रही है, कौन सी चीज दूसरों को लोड होने से रोक रही है, ब्लॉकिंग रिसोर्सेज जिसे कहते हैं। पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाता है। रिक्वेस्ट कहाँ से गई, सर्वर ने कितनी देर में रिस्पॉन्स दिया, डाउनलोड में कितना टाइम लगा, सबका ब्रेकडाउन मिलता है। अच्छा, इसका मतलब अगर वेबसाइट स्लो लग रही है तो इन चार्ट्स को देखकर शायद पता लग सकता है कि दिक्कत कहाँ है। जैसे हो सकता है कोई बड़ी इमेज फाइल हो या कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है ना, तो परफॉर्मेंस की समस्याओं को, जिनको हम बॉटलनेक्स कहते हैं, उनको पहचानना और उनके रूट कॉज तक पहुंचना आसान हो जाता है। जब बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो अगर रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया तो समझना आसान है कि किस चेंज या रिसोर्स के कारण हुआ। ये तो डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए काफी यूजफुल लग रहा है, खासकर जब डेवलपर्स कोड में चेंजेस कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इसकी खास अहमियत है, स्पेशली रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब? रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब ये चेक करना कि कोड में जो नए बदलाव किए गए हैं उनसे कहीं कोई पुरानी चीज बिगड़ तो नहीं गई या परफॉर्मेंस धीमी तो नहीं हो गई। अगर हर कोड चेंज के बाद एक सिंथेटिक टेस्ट रन किया जाए तो परफॉर्मेंस में आई गिरावट को, मतलब अगर स्पीड कम हुई तो तुरंत पकड़ा जा सकता है। अच्छा, यानी टीम को रिलीज के बाद यूजर कंप्लेंट्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। आइडियली हाँ। इसीलिए कई मॉडर्न डेवलपमेंट टीम्स इसे अपनी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या CI पाइपलाइन का हिस्सा बना लेती हैं। CI पाइपलाइन? हाँ, ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जहां कोड लिखने के बाद
टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सब स्टेप्स अपने आप चलते हैं। अगर कोड कमिट करने पर सिंथेटिक परफॉर्मेंस टेस्ट फेल हो जाए, मतलब परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड से नीचे चली जाए, तो आगे का प्रोसेस, जैसे कोड को प्रोडक्शन में भेजना, वो रुक जाता है। ओह वाह। तो इस तरह से परफॉर्मेंस इश्यूज को प्रोडक्शन सर्वर तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। एक तरह का क्वालिटी गेट बन जाता है ये तो काफी फायदे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बॉटलनेक्स की आसान पहचान, डेवलपमेंट में इंटीग्रेशन। लेकिन क्या इस अप्रोच की कोई कमियां भी हैं? कुछ लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स? हाँ है। और सबसे बड़ी सीमा इसकी वहीं से शुरू होती है जहां इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसका कंट्रोल्ड लेबोरेटरी जैसा नेचर। अच्छा, कैसे? ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंथेटिक मॉनिटरिंग असली यूजर्स का अनुभव, रियल यूजर एक्सपीरियंस नहीं दर्शाता। हम वापस अपनी कार एनालॉजी पे जाएं तो टेस्ट ट्रैक पे गाड़ी चलाना हाँ, और दिल्ली या मुंबई के पीक आवर ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, ये दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं, है ना? बिल्कुल अलग। टेस्ट ट्रैक पे तो गाड़ी टॉप स्पीड पकड़ सकती है, लेकिन असली सड़क पे तो ट्रैफिक, सिग्नल, गड्ढे, पता नहीं क्या-क्या इफेक्ट करेगा। वही बात यहाँ लागू होती है। सिंथेटिक मॉनिटरिंग सिर्फ अज्यूम किए हुए यूजर पाथ्स और कंडीशंस को मापता है जो हमने स्क्रिप्ट में डिफाइन किया। राइट। जरूरी नहीं कि असली यूजर्स आपकी साइट को वैसे ही इस्तेमाल करें। उनके डिवाइसेस अलग हो सकते हैं, उनके नेटवर्क कनेक्शंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, उनके ब्राउजिंग हैबिट्स अलग हो सकते हैं। इसलिए सिंथेटिक मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस का एक सीमित, थोड़ा नैरो व्यू ही देता है। ये पोटेंशियल परफॉर्मेंस बता सकता है आइडियल कंडीशंस में, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं। तो इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को समझने के लिए क्या कोई दूसरा तरीका है? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर पिक्चर में आता है रियल यूजर मॉनिटरिंग या RUM। RUM? हाँ, RUM। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये अप्रोच परफॉर्मेंस डेटा को असली यूजर्स के डिवाइसेस से इकट्ठा करता है, जब वो लोग आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन को असल दुनिया में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें कोई प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट नहीं, कोई लैब एनवायरनमेंट नहीं, ये सीधे रियल यूजर्स के ब्राउजर्स से डेटा कलेक्ट करता है। अच्छा, अगर हम वही कार एनालॉजी इस्तेमाल करें तो ये ऐसा होगा जैसे हमने शहर में चल रही हजारों असली गाड़ियों पर सेंसर्स लगा दिए हैं, जो हर तरह की सड़क पर अलग अलग मौसम में अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस में चल रही हैं, और उन सेंसर से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये डेटा कलेक्ट कैसे होता है टेक्निकली? क्या हर यूजर के कंप्यूटर पर कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सबसे कॉमन तरीका है कि वेबसाइट के हर पेज में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट, मतलब कोड का टुकड़ा, डाल दिया जाता है। ओके। ये कोड अक्सर किसी थर्ड पार्टी RUM सर्विस प्रोवाइडर का होता है। जब कोई असली यूजर उस पेज को अपने ब्राउजर में लोड करता है, तो ये जावास्क्रिप्ट कोड बैकग्राउंड में चलता है और यूजर के ब्राउजर से ही पेज लोड परफॉर्मेंस से जुड़े अलग-अलग मैट्रिक्स को मापता है। मैट्रिक्स जैसे पेज को दिखने में कितना टाइम लगा, यूजर इंटरैक्ट कब कर पाया, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, टाइम टू इंटरैक्टिव, इस तरह के मैट्रिक्स। फिर ये मापा हुआ डेटा उस RUM सर्विस प्रोवाइडर के सेंट्रल सर्वर पर भेज दिया जाता है एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। तो इसका मतलब ये डेटा उन्हीं कंडीशंस में कलेक्ट हो रहा है जिनमें यूजर असल में साइट को एक्सेस कर रहा है, उसके अपने डिवाइस, अपने नेटवर्क, अपनी लोकेशन से। एग्जैक्टली। और ये ही RUM की सबसे बड़ी ताकत है। ये असली दुनिया की विविधता, उसकी डाइवर्सिटी को कैप्चर करता है। डाइवर्सिटी मतलब अलग-अलग यूजर्स? हाँ, लोग अलग-अलग डिवाइसेस यूज करते हैं। कोई नए आईफोन पर है तो कोई 5 साल पुराने एंड्रॉयड फोन पर, कोई हाई स्पीड फाइबर पर है तो कोई ट्रेन में ट्रैवल करते हुए पैची मोबाइल डेटा पर, कोई बड़े शहर में है तो कोई रिमोट इलाके में। RUM इन सभी वेरिएशन से डेटा लाता है। ये सिंथेटिक मॉनिटरिंग के प्री डिफाइंड साफ सुथरे एनवायरनमेंट के बिल्कुल उलट है। ये खास तौर पर किन सिचुएशंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता होगा? ये उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जहां फंक्शनैलिटी या कंटेंट लगातार बदलता रहता है, जैसे न्यूज़ साइट्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया। हाँ। साथ ही जहां यूजर्स बहुत अलग-अलग टेक्निकल बैकग्राउंड्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन से आते हैं। RUM वास्तविक उपयोग के मामलों यानी एक्चुअल यूज केसेस को मॉनिटर करता है। अच्छा। हो सकता है आपने सोचा हो यूजर पहले प्रोडक्ट A देखेगा फिर B, लेकिन RUM डेटा शायद दिखाए कि ज्यादातर लोग सीधे प्रोडक्ट C पर जा रहे हैं और वहां परफॉर्मेंस खराब है। ये वो इनसाइट्स देता है जो सिंथेटिक टेस्ट शायद कभी ना दे पाएं। इससे तो बिजनेसेस को अपने यूजर्स को बेहतर समझने में काफी मदद मिलती होगी।
सिर्फ परफॉर्मेंस डेटा के अलावा भी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रम सिर्फ परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स ही नहीं दिखाता, ये भी बताता है कि आपके यूजर्स हैं कौन और वो साइट से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। जैसे कि यूजर्स किन जियोग्राफिकल लोकेशन से आ रहे हैं, क्या किसी खास शहर या देश में परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, वो कौन से डिवाइसेस और ब्राउजर्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मोबाइल यूजर्स का एक्सपीरियंस डेस्कटॉप से बहुत अलग है, कौन से पेजेस या फीचर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यूजर जर्नी क्या है, लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ ड्रॉप ऑफ करते हैं, परफॉर्मेंस का इसमें क्या रोल है। वाओ, ये सारी जानकारी तो बिजनेस स्ट्रेटेजी और ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स को प्रायोरिटाइज करने में बहुत काम आ सकती है। पता चलेगा कि कहाँ सुधार करने से सबसे ज्यादा यूजर्स को फायदा होगा। बिल्कुल, आप अपने डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्सेज को वहां फोकस कर सकते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, रियल यूजर डेटा के बेसिस पर, ना कि सिर्फ अजम्पशंस पर। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर RUM डेटा दिखा रहा है कि आपके 80% यूजर्स मोबाइल से आते हैं और मोबाइल पर पेज लोड टाइम बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जानी चाहिए। सही बात है। लेकिन क्या RUM को इम्प्लीमेंट करने में कोई चैलेंजेस हैं? क्या ये सिंथेटिक मॉनिटरिंग जितना आसान है? जनरली RUM को सेटअप करना सिंथेटिक मॉनिटरिंग से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपको थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट इंटीग्रेट करना होता है, डेटा कलेक्शन और स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज नहीं कर रहे हैं। और जो डेटा आता है वो बहुत लार्ज वॉल्यूम में हो सकता है और काफी नॉइजी भी हो सकता है। मतलब नॉइजी मतलब उसमें बहुत वेरिएशंस होंगे क्योंकि रियल वर्ल्ड कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं। नेटवर्क फ्लक्चुएट करेगा, डिवाइस लोड अलग होगा, इसलिए इस डेटा को प्रोसेस करना, एनालाइज करना और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना भी एक चैलेंज हो सकता है। और कॉस्ट? हाँ, कॉस्ट भी एक फैक्टर है। RUM सर्विसेज अक्सर सिंथेटिक सर्विसेज से ज्यादा महंगी होती हैं क्योंकि वो रियल यूजर ट्रैफिक के वॉल्यूम पर बेस्ड होती हैं। जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा डेटा, उतनी ज्यादा कॉस्ट। समझ गया। तो अब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रखें, RUM वर्सेस सिंथेटिक, तो इनका कोर डिफरेंस क्या है और कब किसे चुनना चाहिए? एक समरी टाइप। कोर डिफरेंस तो अब तक काफी क्लियर हो गया होगा। सिंथेटिक मतलब कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट, RUM मतलब रियल वर्ल्ड का अनप्रिडिक्टेबल माहौल। राइट। सिंथेटिक पोटेंशियल परफॉर्मेंस, RUM एक्चुअल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अब इस डिफरेंस से इनके बेस्ट यूज केसेस निकल कर आते हैं। हाँ, बताइए। तो सिंथेटिक मॉनिटरिंग सबसे अच्छा है डेवलपमेंट के दौरान, कोड चेंजेस के तुरंत बाद परफॉर्मेंस रिग्रेशंस पकड़ने के लिए, CI/CD पाइपलाइन में इंटीग्रेट करने के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, वेबसाइट लाइव जाने से पहले पोटेंशियल इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसलाइन मॉनिटरिंग, एक कंसिस्टेंट बेंचमार्क सेट करने के लिए, स्पेसिफिक कंपोनेंट टेस्टिंग, पेज के किसी खास हिस्से या थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस को आइसोलेट करके टेस्ट करने के लिए, स्पेसिफिक कंपोनेंट टेस्टिंग। और हाँ, ये आमतौर पर सस्ता और इम्प्लीमेंट करने में आसान होता है। ओके। और RUM समझने के लिए कि अलग अलग यूजर्स अलग अलग कंडीशंस में असल में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखने के लिए, परफॉर्मेंस समय के साथ कैसे बदल रही है ट्रैक करने के लिए, रियल वर्ल्ड बॉटलनेक्स पहचानने के लिए, उन समस्याओं को ढूंढने के लिए जो शायद सिंथेटिक टेस्ट में कभी ना दिखें, बिजनेस डिसीजंस को इन्फॉर्म करने के लिए, यूजर बिहेवियर, ज्योग्राफी, डिवाइस यूसेज के डेटा के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, इम्पैक्ट मेजरमेंट, किए गए ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स का असली यूजर्स पर क्या असर पड़ा ये देखने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये आइदर और का मामला है ही नहीं, ये बोथ हैंड का है। एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वेब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी में अक्सर दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देते हैं। सिंथेटिक आपको प्रोएक्टिव बनने में मदद करता है, इश्यूज को यूजर्स तक पहुंचने से पहले पकड़ने में। RUM आपको रिएक्टिव और स्ट्रेटेजिक होने में मदद करता है, ये दिखाता है कि यूजर्स असल में क्या फेस कर रहे हैं और कहाँ सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। सोचो अगर कोई टीम सिर्फ सिंथेटिक पर रिलाई करे तो वो रियल वर्ल्ड इश्यूज मिस कर सकती है
और अगर सिर्फ RUM पर रिलाई करें तो शायद इश्यूज को तभी पकड़ पाएंगे जब वो यूजर्स को अफेक्ट करना शुरू कर चुके होंगे, थोड़ा लेट। एग्जैक्टली। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लें। मान लीजिए एक टीम ने नया फीचर लॉन्च किया, सिंथेटिक टेस्ट सब पास हो गए, सब ठीक ठाक, लेकिन RUM डेटा ने दिखाया कि ये फीचर पुराने एंड्रॉयड वर्जन्स पर ब्राउजर क्रैश कर रहा है या किसी खास ISP के नेटवर्क पर बहुत स्लो लोड हो रहा है। ओह, ये चीजें सिंथेटिक टेस्ट में शायद ना पकड़ी जाती। दूसरी तरफ अगर डेवलपमेंट के दौरान ही सिंथेटिक टेस्ट फेल हो गया होता तो वो इशू प्रोडक्शन में जाता ही नहीं। इसलिए दोनों का साथ होना बेस्ट है। बिल्कुल सही। ये तो हुई बात मॉनिटरिंग अप्रोचेस की। आपने RUM और सिंथेटिक के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज का जिक्र किया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि कोई टीम अपना मॉनिटरिंग सिस्टम खुद बनाए? क्या ब्राउजर्स में इसके लिए कोई टूल्स हैं? हाँ बिल्कुल, मार्केट में बहुत सी अच्छी कमर्शियल और ओपन सोर्स मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, नो डाउट। लेकिन अगर कोई टीम मान लीजिए डीप ड्राइव करना चाहती है या उनकी बहुत स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स में कई बिल्ट इन परफॉर्मेंस APIs मौजूद हैं। परफॉर्मेंस APIs? हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। इनका इस्तेमाल करके आप खुद परफॉर्मेंस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। APIs समझिए एक तरीका होता है जिससे एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कर सकता है या डेटा ले सकता है। ब्राउजर ये फैसिलिटी देता है। अच्छा, ये APIs किस तरह का डेटा देती हैं? कुछ एग्जांपल्स? हाँ, ये काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं, जैसे परफॉर्मेंस नेविगेशन टाइमिंग। ये API बताती है कि पेज नेविगेशन में कितना टाइम लगा, DNS लुकअप, सर्वर कनेक्शन, पेज डाउनलोड, इन सब में कितना टाइम लगा। परफॉर्मेंस रिसोर्स टाइमिंग, ये पेज पर लोड होने वाले हर इंडिविजुअल रिसोर्स, इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए टाइमिंग डिटेल्स देती है। कब रिक्वेस्ट शुरू हुई, कब रिस्पॉन्स मिला, कितनी देर डाउनलोड हुआ, इससे आप स्लो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पेंट टाइमिंग, ये बताती है कि स्क्रीन पर कंटेंट दिखना कब शुरू हुआ, फर्स्ट पेंट, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जैसे मैट्रिक्स यूजर एक्सपीरियंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं ये। परफॉर्मेंस पेंट टाइमिंग। इसके अलावा परफॉर्मेंस मार्क और परफॉर्मेंस मेजर जैसी APIs भी हैं। इनसे डेवलपर्स अपने कोड के स्पेसिफिक पार्ट्स का एग्जीक्यूशन टाइम मेजर कर सकते हैं। तो इन APIs का इस्तेमाल करके RUM जैसा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है या फिर कंट्रोल टेस्ट्स में भी यूज हो सकता है? दोनों में। आप इन APIs से डेटा कलेक्ट करके अपने सर्वर पर भेज सकते हैं रम के लिए, या फिर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स जैसे पपेटियर या प्लेराइट होते हैं, उनके साथ इनका इस्तेमाल करके सिंथेटिक टेस्ट्स में बहुत ग्रैन्युलर परफॉर्मेंस डेटा कैप्चर कर सकते हैं। इसमें कंट्रोल ज्यादा मिलेगा शायद। हाँ, स्टैंडर्ड टूल से भी ज़्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन जाहिर है इसमें डेवलपमेंट एफर्ट भी ज़्यादा लगता है, अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। राइट। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हमने देखा कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए लैब कंडीशंस, सिंथेटिक और रियल वर्ल्ड डेटा, रम, दोनों ज़रूरी हैं और इनके लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं, बने बनाए भी और खुद बनाने के लिए APIs भी। हाँ। अब जब हम रम की बात कर रहे हैं जो असली यूजर डेटा दिखाता है, तो इससे जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। पूछिए। हमें पूरा यूजर बेस का स्पेक्ट्रम दिखाता है। कुछ लोग लेटेस्ट डिवाइसेस, फास्ट नेटवर्क्स पर होंगे, तो कुछ बहुत पुराने फोन्स या स्लो अनरिलायबल कनेक्शंस पर भी होंगे। उनका एक्सपीरियंस तो नेचुरली खराब होगा ही। हाँ, ये तो होगा। तो बिजनेस के लिए या डेवलपमेंट टीम्स के लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है कि इन एज केसेस या छोटे यूजर सेगमेंट्स के खराब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर कितना फोकस किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं। क्या एफर्ट्स वहां लगाने चाहिए जहां मेजॉरिटी यूजर्स हैं, या फिर सबसे खराब एक्सपीरियंस वाली यूजर्स को भी आगे लाना चाहिए? कहां बैलेंस बनाएं? ये एक बहुत ही वैलिड और कह सकते हैं प्रैक्टिकल सवाल है, और इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, RUM डेटा आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा, कितने % यूजर्स का एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है, कितने का गुड, कितने का पुअर। राइट। डिसीजन ये लेना होता है कि ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स का फोकस कहाँ हो। क्या हम 90th परसेंटाइल यूजर के लिए ऑप्टिमाइज करें, मतलब 90% यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, या 75th परसेंटाइल, या फिर हम उन 5% यूजर्स के लिए भी रिसोर्सेज लगाएं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है, भले ही उनका डिवाइस या नेटवर्क बहुत पुराना हो। इसमें बिजनेस गोल्स का भी रोल होगा शायद, स्ट्रैटेजी का। बिल्कुल, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी, उसके टारगेट ऑडियंस और उसके ब्रांड परसेप्शन पर बहुत डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज के लिए हर यूजर का एक्सपीरियंस मैटर रखता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, वो इंक्लूसिवनेस पर फोकस करते हैं। कुछ कंपनीज शायद परेटो प्रिंसिपल
यानी 80-20 रूल अप्लाई करें और अपने एफर्ट्स वहां लगाएं जहां से मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलेगा, यानी मेजॉरिटी यूजर्स पर। ये एक ट्रेड ऑफ है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉन्टेक्स्ट में इसे केयरफुली कंसिडर करना पड़ता है। तो डेटा यानी URM प्रॉब्लम दिखा सकता है, लेकिन सोल्यूशन कि कहाँ ऑप्टिमाइज करना है ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। एग्जैक्टली। डेटा आपको इन्फॉर्मेशन देगा, डिसीजन स्ट्रैटेजी से आएगा। इस पर सोच विचार जरूरी है। बिल्कुल। एक बहुत अहम मुद्दा है ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया में। तो ये थी हमारी कोशिश URM और सिंथेटिक मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट्स को खोल कर रखने की। उम्मीद है इससे वेब परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और बेहतर बनाने के लिए इन दोनों अप्रोचेस के रोल्स और उनके बीच के बैलेंस को समझने में एक साफ नजरिया मिला होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। Thank you for watching The Funnel Effect.